आपको बताया था कि हम किस तरह से रिवीजन करें तो हमारे 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको वितान का रिवीजन कराने जा रही हूँ। मैं वितान के 2 लेसन आपको इसमें रिवाइज करूंगी, उनकी समरी बताऊंगी और साथ साथ मीडिया के 20 प्रश्न भी मैं आपको समझाऊंगी और लिखित रूप में भी आपको दूंगी। तो देखिए, पहले हम लेते हैं इसमें अपनी कहानी सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग कहानी का पहले वीडियो मैंने आपको दिया है जिसमें समरी डिटेल में समझाई थी। समरी और डिटेल दोनों अपोजिट से वर्ड लग रहे हों आपको, लेकिन यहाँ पर जो समरी मैं बताने जा रही हूँ वो उससे भी थोड़ी और शॉर्ट करके बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ हम रिवीजन ले रहे हैं। इसके प्रश्नोत्तर आपको याद करने हैं। इसके पार्ट से कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, जो भी प्रश्न सिर्फ प्रश्न ही आते हैं, इसमें अर्थग्रहण तो आता ही नहीं है। तो देखिए, मैं इस कहानी को बहुत शॉर्ट में स्टार्ट करने चाहती हूँ। आपकी जो बुक है उसमें जो यानी कि जो आपकी वितान है उसमें जो इस कहानी को शुरू किया गया है वो इस तरह से है कि सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत ऑफिस में थोड़ा देर से जाने के आदी हैं। देर से जाने से मेरा मतलब ये है कि ऑफिस देर से छोड़ते हैं। मॉर्निंग की बात मैं नहीं कर रही, मैं इवनिंग की बात कर रही हूँ। यानी कि थोड़ी देर या आधा घंटा ऊपर वो काम करते हैं और उनके कारण जितने भी उनके ऑफिस के मातहत हैं उन्हें भी रुकना पड़ता है। किसी को ये बात अच्छी नहीं लगती है। ये जब हमारी पाठ शुरू होता है तब ये ऐसे ही है। तो एक दिन की घटना ऐसी है कि वो आधा घंटा लेट रुकते हैं, 5:30 बज गए और उनकी घड़ी एकदम परफेक्ट चलती है। वो कहते हैं ऐसा है कि उनकी घड़ी समाचारों से और रेडियो से मिली रहती है, सब लोग जानते हैं। अच्छा, एक बात उनके अंदर और है, वो सबको रोकते हैं और उस रोकने की बात को इस तरह से बराबर करते हैं कि जाते जाते कोई हंसी मजाक की बात करते हैं। वो समझते हैं जैसे लोग इस बात को भूल जाएंगे कि उन्हें ज्यादा देर रुकना पड़ा है। ये उन्होंने किससे सीखा? उनके जो आदर्श थे किशनदा, ये चीज उन्होंने उनसे सीखी थी। अब मैं फिर वहीं लौट आती हूँ जहां पर हमने कहानी शुरू की थी। वो आधा घंटा देर से रुके हैं। उनके ऑफिसर में चड्ढा नाम का एक दूसरा व्यक्ति भी है जो ढीले पायचे वाली पैंट पहनता है, जो यशोधर को पसंद नहीं है। उन्हें कोई भी नई चीज पसंद नहीं है। तो वो धोखे से उनकी घड़ी को चूहेदानी कह देता है। तो उन्हें बुरा लगता है और बताते हैं कि वो घड़ी उनको उनकी शादी में मिली थी और 25 साल पहले आज ही के दिन उनकी शादी हुई थी, यानी जिस दिन ये बात हुई। तेज सा चड्ढा उनकी इस बात को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर हिसाब लगाया जाए तो आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है और आपको उसकी पार्टी देनी पड़ेगी। पुराने जमाने की बातों को मानने वाले यशोधर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, लेकिन ऑफिस के जो बचे हुए लोग और चड्ढा उनको नहीं छोड़ते। मजबूर होकर उन्हें 30 रुपए देने पड़ते हैं। उस समय के 30 रुपए भी बहुत होंगे। उन्होंने रुपए उनको दे दिए और बिल्कुल उसके बाद वो वहां से चले गए। रुकना उन्होंने बिल्कुल गवारा नहीं किया। उन्हें नहीं पता था कि जब वो घर पहुंचेंगे तब वहां भी एक ऐसी ही पार्टी का अरेंजमेंट हुआ होगा। इसके बीच की बात अब करते हैं। आजकल वो अपने घर वालों से बड़े नाराज रहते थे। देर से जाते, रास्ते में बिरला मंदिर जाते, वहां पर जाकर थोड़ी देर बैठते, मन लगाते पूजा पाठ में, जबकि वो मन से इतने ज्यादा धार्मिक नहीं थे, लेकिन वो कोशिश करते कि उनका मन वहां पर लगा रहे, क्योंकि उनके जो आदर्श थे किशनदा वो भी ऐसा ही करते थे। अब किशनदा से वो इतने क्यों प्रभावित थे? उसका एक बहुत बड़ा कारण है। यशोधर के माता पिता बचपन में ही स्वर्ग से धार गए। उनकी एक विधवा बुआ थी, उन्होंने उनको पाला पोसा। उनके कोई परिवार नहीं था, कोई संतान नहीं थी, इसलिए पारिवारिक बातों को जो हमारे यशोधर पंत हैं वो नहीं सीख पाए थे। उन पर सिर्फ किशनदा का ही प्रभाव था। जब उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया तब वो गांव से किशनदा के पास शहर आ गए। उनकी आयु जो थी थोड़ी कम थी, इसलिए नौकरी तो मिल नहीं सकती थी। उसका जो अरेंजमेंट हुआ वो इस तरह से हुआ कि उन्होंने रसोइये के तौर पर उन्हें अपने यहाँ रख लिया। 1 साल बीत गया, फिर अपने ही ऑफिस में अपने ही मातहत उन्होंने उनको नौकरी पर लगवा दिया। इसलिए वो उनका बहुत एहसान मानते थे और उन्हें अपना आदर्श भी मानते थे। उन्हीं की सहायता से उनका विवाह भी हो गया। विवाह के बाद उनकी जो पत्नी थी, जब वो शहर आई तो सारा परिवार ही साथ आ गया और किशनदा के तरह से ही वो पुराने जमाने के मानने वाले व्यक्ति यशोधर ने अपनी पत्नी पर वो सारे नियम कायदे लागू कर दिए जो कि उनके परिवार की बुजुर्ग औरतों पर थे। पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। वो सोचती थी कि कभी उसका भी वक्त आएगा तो वो बदला निकाल लेगी। समय बीतता चला गया। इनके 3 बच्चे थे। इनके 3 लड़के थे और 1 लड़की थी। बड़ा लड़का भूषण
उसने 1,500 की नौकरी पाली। उनको लगता था कि समहाउ इम्प्रॉपर, यानी कि कैसे हो सकता है। 2 वाक्य उनके थे, समहाउ इम्प्रॉपर, और 2 वाक्य वो हमेशा बोला करते थे। तो उनको जब भी कोई चीज नागवार लगती तब वो ऐसा बोलते थे। उनका जो बड़ा लड़का था उसको 1,500 की जब नौकरी मिल गई तब उनको ये लगा कि ये कैसे हो सकता है। उनको तो इतनी दिनों के बाद, इतने सीजन होने के बाद इतना मिलता है और उसको स्टार्टिंग में इतना मिल गया, इसका मतलब है कुछ भी ठीक नहीं है। उनका जो दूसरे नंबर का लड़का था वो IAS की तैयारी कर रहा था, उन्हें ये भी कुछ समझ में नहीं आता था। और तीसरा लड़का अमेरिका चला गया। लड़की विवाह नहीं करना चाहती थी, बल्कि चाहती ये थी कि वो भी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली जाए। वो सिल्वर शर्ट पहनती, जीन्स पहनती, उनकी पत्नी लाली लगाती, यानी कि लिपस्टिक लगाती। उन्होंने अपने बालों को रंगना शुरू कर दिया था, हाई हील की सैंडल पहनने लगी। वो सारे वो काम करते थे उनके लोग जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अब ये जो हमारी कहानी है, इस कहानी में पीढ़ियों का अंतराल दिखाया गया है, यानी कि एक पीढ़ी अपने हिसाब से चलती है, दूसरी पीढ़ी अपनी तरह से जा रही है। दोनों के बीच में कोई भी सामंजस्य नहीं है। इसी कारण बहुत ज्यादा द्वंद्व होता है और परिवार में दूरियां आती चली गई हैं। जो बच्चे हैं वो अपनी तरह से जीना चाहते हैं, जो पिता हैं वो अपनी तरह से जीना चाहते हैं। पिता अपनी तरह से भी जीना नहीं चाहते, बल्कि अपने आदर्श किशनदा की तरह से जीना चाहते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि उन्होंने विवाह ही ना किया होता तो कितना बढ़िया होता, वो भी किशनदा की तरह ही आराम से जीवन को बिता लेते। लेकिन वो जब किशनदा की मौत की बात सुनते हैं और गांव जाते हैं, वहां पर हर किसी से पूछते हैं कि कैसे उनकी डेथ हुई। किसी को कुछ नहीं पता, सबने कहा जो हुआ होगा। तब उनको लगता है कि नहीं, उनका परिवार उनके लिए सही है, परिवार भी होना चाहिए। जब वो अपने ऑफिस से लौट रहे थे और वहां पर उन्हें पार्टी के लिए 30 रुपए दे दिए थे, उन्हें ये बात पता नहीं थी कि वो जब घर लौटेंगे तो वहां भी एक पार्टी अरेंज की गई होगी। उनके बड़े बेटे भूषण ने उनकी सिल्वर वेडिंग की पार्टी को अरेंज कर रखा था, अपने सारे ऑफिस के लोगों को बुला लिया था, बड़ा सा केक भी रखा हुआ था। चाहते वो लोग ये थे कि यशोधर आए और माता पिता मिलकर केक को काटें। लेकिन यशोधर पहुंच तो गए समय से, लेकिन उन्होंने उस केक को काटना गवारा नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि वो संध्या किए बिना कुछ ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना कहीं बैठेंगे। वो संध्या करने के बहाने कमरे में गए, लेकिन 8 बजे तक बाहर नहीं निकले, सारे मेहमान चले गए। उसके बाद जब वो बाहर निकल कर आए तो बच्चों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आपको पहले से आ जाना चाहिए था। ये बात थोड़ी देर में आई गई हो गई। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं या कुछ गिफ्ट आए हैं, आप उनको देख लीजिए। यशोधर के लिए बड़ा बेटा एक गाउन लेकर आया था। उसने उन्हें गाउन दिखाया और कहा पहन के दिखा दें, क्योंकि जो आप पुलोवर पहनकर दूध लेने जाते हैं वो बहुत पुराना हो गया, अब इसको पहनकर जाया कीजिए। उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। वो सोचते थे कि उसे कहना चाहिए था कि अब आप मत जाया कीजिए, अब सारे काम घर के वो कर दिया करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये पीढ़ियों का अंतराल है। गाउन तो उन्होंने पहन लिया और गाउन पहनने के बाद उनको लगा जैसे वो किशनदा बन गए हों। ये कहानी का अंत हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी का सारांश अब आपको समझ में, रिवीजन में आ गया होगा। वितान से दूसरी कहानी है जूझ, जिसे डॉक्टर आनंद यादव ने लिखा है। ये अपने उनके जीवन की ही कहानी है। इस कहानी के रिवीजन में मैं आपको इसके 10 पॉइंट्स के रूप में इसको बताने जा रही हूँ। देखिए, पहला पॉइंट इसका क्या है, फिर उनको मैं डिटेल भी थोड़ा थोड़ा करती जाऊंगी। पहला पॉइंट इसका, लेखक की परेशानी। लेखक की यानी कि आनंदा, उसकी परेशानी ये थी कि उसके पिता उसे पढ़ाने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे। वो बहुत पढ़ना चाहता था, वो आगे पढ़ना चाहता था। वो समझता था, खेती का उनका एक रोज कारोबार था, वो समझता था कि खेती से अब उतना गुजारा होना आसान नहीं है। अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेगा तो उसे भी थोड़ी कुछ शहर जाकर काम मिल जाएगा, कोई नौकरी मिल जाएगी। इसलिए उसकी परेशानी ये थी कि खेती के साथ साथ वो पढ़ना भी चाहता था। इसका पॉइंट दूसरा है, माँ से मिलकर योजना। अब बच्चे तो माँ से ही सब बातें कहते हैं, तो उसने माँ से मिलकर ये योजना बनाई कि गांव के जो दत्ता राव जी हैं, अगर माँ उनसे कहे जाके और वो पिता से कहें तो उसको पढ़ने की परमिशन मिल सकती है। तो माँ बेटे ने ये योजना बनाई कि वो दत्ता जी राव के पास जाकर कहेंगे, उन्हें सारी अपनी परेशानी समझाएंगे, बताएंगे और फिर पिता से कहलवाएंगे कि वो उसको पढ़ने दें। ये इसका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, दत्ताजी राव देसाई से भेंट। अब माँ जाती थी दत्ताजी राव के यहाँ सब्जी के लेकर, कभी कभी वो वहां पर गई
उसने पूरी बात बता दी कि उसका बेटा पढ़ना चाहता है लेकिन उसका पति उसे पढ़ाना नहीं चाहता। उसका पति चाहता है कि वो खेती का काम करे, ढोर डंगर चराए, उसकी सारी सहायता करे और पढ़ने पढ़ाने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो दत्ताजी राव को ये बात खराब लगी, उन्हें भी लगता था कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो माँ ने ये कहा कि अगर वो पिता से उसके बात करें तो शायद काम बन जाए, लेकिन ये ना बताएं उनको कि वो उससे मिलने आई थी और अपनी परेशानी उनके साथ शेयर कर गई। पॉइंट नंबर 4, दत्ताजी राव ने योजना बना ली। दत्ताजी राव ने उसके पिता को बुला लिया। जब पिता पहुंच गया वहां पर तो कुछ देर बाद आनंदा पहुंचा और आनंदा ने कहा कि माताजी पिताजी को खाने के लिए बुला रही हैं। उसने दत्ताजी राव ने पूछा कि ये क्या करता है, तो उसने पढ़ता नहीं है, उन्हें ये बात पता चल गई थी। तो पिता ने कहा कि ये कुछ नहीं करता, ये पढ़ता इसलिए नहीं कि ये गलत संगत में पढ़ गया था, इसलिए मैंने इसे पढ़ने से उठा लिया। वो बताने लगा कि नहीं, ये खेती के काम की वजह से पढ़ाना नहीं चाहते। तो दत्ताजी राव कहने लगे कि ठीक है, अगर वो नहीं पढ़ाएगा तो वो उसको पढ़ाएंगे। पिता उनके सामने कुछ बोल नहीं सकता था, अपनी कुछ शर्तें रखी और उन शर्तों के साथ उसकी पढ़ाई लिखाई आगे जारी हो गई। जब पिता पाठशाला भेजने के लिए राजी हो गए तो आनंदा स्कूल जाने लगा, लेकिन वो कुछ दिनों बाद गया था इसलिए दूसरे बच्चों से थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने लगा और दूसरे बच्चों ने उसके कपड़ों पर, उसके आने जाने पर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन क्लास का एक लड़का था वसंत पाटिल, उसने उसे बहुत सहायता दी, बहुत सहारा दिया। और उसके एक मराठी के टीचर भी थे, सोन लगेकर जी, उन्होंने भी उसको बहुत सहायता दी। वो बहुत अच्छी तरह पढ़ाते थे, वो कवि थे, वो कविताओं की रचना भी करते थे और कविताओं को इस तरह से पढ़ाते थे कि लय यति गति सभी चीजों को बच्चे अच्छी तरह समझते थे। पहले वो कविता का वाचन करते थे, उसके बाद उसको लय से सुनाते थे और उसके बाद वो अभिनय के साथ भी पाठों को समझाया करते थे, जिससे बच्चे क्लास में बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे और बच्चे भी कविता रचने लगते थे। आनंदा भी इसीलिए कविताओं की रचना करने लगा क्योंकि उसके टीचर से उसे बहुत ही इंस्पिरेशन मिली। इससे पहले आनंदा की धारणा कवियों के बारे में ये थी कि कवि पता नहीं कौन से जहाँ के लोग होते होंगे, लेकिन मास्टर जी को देख के उसको समझ में आया कि वो भी उसी की दुनिया के लोग होते हैं। पढ़ने लिखने की सुविधाएं उसके पास बहुत नहीं थी। पिता से उसका वायदा ये था कि सुबह वो खेत पर जाएगा, सारे खेत के काम करेगा, उसके बाद स्कूल जाएगा, लौट कर आएगा, फिर खेत पर जाएगा, वहां पे सारे काम करेगा। अब पढ़ने के लिए समय कहाँ से आता, गरीब घर का बच्चा था, पिता का सपोर्ट नहीं था, इसलिए सुविधाएं भी बहुत कम थी। तो उसने अपने पढ़ने के लिए अरेंजमेंट ये निकाला कि कभी कभी तो वो गाय की, भैंस की पीठ पर लिखता और कभी वो जमीन पर ही लिखने लगता, वहीं पर लिखता पढ़ता। और अब उसे अकेले रहने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। पहले जब वो अकेला होता था तो बहुत बोर होता था, लेकिन अब वो अकेला होता था तो अपनी रची कविताओं को पढ़ता था, अभिनय करता था, उसका अकेलापन जैसे दूर हो गया था। अब वो कविताएं भी रचने लगा था और अपनी कविताओं की रचना के इम्प्रूवमेंट के लिए अपने टीचर के घर किसी भी समय जा पहुंचता था। और वो भी एक इतने अच्छे से टीचर थे कि जब भी वो जाता कभी भी उसको डांटते नहीं थे, उसका वेलकम करते और उसकी कविताओं को इम्प्रूव कर देते थे। इस तरह से आनंदा ने लगन के साथ, जूझ के साथ अपने कैरियर को बनाया और डॉक्टर आनंद यादव कहलाए और हम उनको इसीलिए जान पाए। तो ये थी जूझ कहानी का सारांश। 2 कहानियों का हमारा रिवीजन हो गया इसमें से। पहली हमने पढ़ी सिल्वर वेडिंग, उसके बाद ये जूझ ली हमने, जूझ का भी कर लिया। अब मेरा वायदा आपसे ये था कि मैं आपको मीडिया के 20 प्रश्न दूंगी, इसके बाद मैं आपसे मीडिया के 20 प्रश्न भी डिस्कस करने जा रही हूँ। आपको तो पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न नंबर 5 है वो हमारा मीडिया से होता है, जिसमें 5 प्रश्न दिए रहते हैं और 4 आपको करने होते हैं। यानी कि ये प्रश्न नंबर 5 हमारा 4 नंबर है, एक की चॉइस आपके पास होती है। उसी के प्रश्न मैंने आपसे कहा था मैं आपको दूंगी, तो मैं उसके 20 प्रश्न आपको बताने जा रही हूँ। पहला प्रश्न देखिए, रेडियो का आविष्कार कब हुआ? ये हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर है रेडियो का आविष्कार 1895 में इटली में मार्कोनी द्वारा किया गया। दूसरा प्रश्न हमारा, विश्व का पहला रेडियो स्टेशन कब और कहां खुला? 1892 में अमेरिका
शहर न्यूयॉर्क में, शिकागो में रेडियो स्टेशन खुले? तीसरा हमारा प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। अब सवाल ये उठता है कि रेडियो आखिर क्या है? तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 4 है, रेडियो का माध्यम क्या है? इसका उत्तर है, रेडियो का माध्यम ध्वनि है। एफएम रेडियो का नाम तो आपने सुना होगा ना। तो इसमें जो अगला प्रश्न बनता है वो ये है कि एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई, यानी कि एफएम रेडियो स्टार्ट कब हुआ? इसका उत्तर है, एफएम रेडियो 1993 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनसंचार में प्रिंट मीडिया का क्या महत्व है? इसका उत्तर, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी प्रिंट मीडिया है। ये माध्यम आवाज को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करता है जो स्थायी होते हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए कि जनसंचार जो है उसकी सबसे जो मजबूत यानी कि सबसे जो इसकी स्ट्रॉन्ग चीज है वो है प्रिंट मीडिया, क्योंकि इसके द्वारा जो हमारे शब्द होते हैं वो स्थायी हो जाते हैं और सदा के लिए हो जाते हैं। पत्रकारिता के पहलू कौन कौन से हैं? पत्रकारिता के 3 पहलू हैं। नंबर 1, समाचार को जमा करना। नंबर 2, समाचारों को संपादित करके छापने लायक बनाना। और नंबर 3, उसे पत्र और पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। हमारे प्रश्न चल रहे हैं प्रिंट मीडिया से, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में छपने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो भारत में इसका उत्तर है, भारत में छपने वाला पहला अखबार बंगाल गजट, जो कि 1780 में छापा गया। 1780 यानी 1780। देखिए नेक्स्ट प्रश्न इसका, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? उत्तर इसका है, पंडित जुगल किशोर द्वारा संपादित उद्दंड मार्तंड पहला साप्ताहिक पत्र था। ये वाला जो हमने नाम लिया उद्दंड मार्तंड, ये जीके में भी कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों को पहले से आता होगा। अगला प्रश्न देखें, भाषा के प्रारंभिक दौर में विद्वानों ने योगदान दिया, उनके नाम बताइए। तो भाषा के प्रारंभिक दौर में जिन विद्वानों ने मीडिया में योगदान दिया उनके नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें आप कवि के रूप में जानते हैं, महात्मा गांधी अपने बापूजी, माखनलाल चतुर्वेदी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद आदि। और बहुत से नाम है, इतने नाम बहुत ज्यादा है, आप कम से कम 3 नाम याद कर लीजिएगा। आजादी के संघर्ष के समय छपने वाले पत्र पत्रिकाओं के नाम बताइए, यानी कि जब हमारा देश आजादी का संघर्ष कर रहा था उस समय जो पत्र पत्रिकाएं छपा करती थी उनके नाम जानना चाहते हैं। उसमें मैं बताती हूं आपको, एक तो केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, आज, कर्मवीर, विशाल भारत आदि। आप 2-3 याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। इसमें आप बहुत ज्यादा मत करिएगा, केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती और हंस कर लेंगे, काम चल जाएगा। सरस्वती और हंस की खास बात यह है कि प्रेमचंद ने निकाले थे। भारत की आजादी से पहले पत्रकारिता का क्या लक्ष्य था? ठीक है, जब हमारे देश की आजादी नहीं हुई थी, देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो सबका एक ही लक्ष्य था, हमें आजादी चाहिए, देश की आजादी। तो इसका उत्तर आप समझ गए सीधा सीधा क्या है कि भारत की आजादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य था स्वाधीनता की प्राप्ति। आजादी के नेक्स्ट प्रश्न, आजादी के बाद पत्रकारिता में क्या परिवर्तन आया? देखिए ऐसा है, हर चीज व्यवसाय बन जाती है एक समय आने पर, तो आजादी के बाद जो पत्रकारिता है उसने व्यवसाय का रूप अपना लिया, लोगों ने उसे अपने व्यवसाय की तरह से अपनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न, आजादी के बाद के प्रमुख पत्रकारों के नाम बताइए, यानी कि जब देश आजाद हो गया उसके बाद कौन कौन से पत्रकार थे जो समाज में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे यानी कि प्रसिद्ध थे। तो आगे रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती तो आपके कोर्स में कहीं ना कहीं है, राजेंद्र माथुर और बहुत सारे हैं जैसे सुरेंद्र प्रताप सिंह आदि। आप इसमें से 3 नाम याद कर लीजिएगा, काफी है। हिंदी के 2 समाचार पत्रों के नाम बताइए, ये तो आप खुद ही जानते हैं, फिर भी जनसत्ता, पंजाब केसरी हम नाम ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
मीडिया चल रहा है तो हम मीडिया की बात करेंगे कि मीडिया के प्रकार बताइए। मीडिया दो प्रकार का होता है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, यानी कि पत्रकारिता जो है लोकतंत्र में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, बहुत सहारा देती है, पत्रकारिता की बहुत वैल्यू है। नेक्स्ट देखिए, संसार में सबसे अधिक समाचार पत्र कहाँ पढ़े जाते हैं? तो उत्तर इसका है संसार में सबसे अधिक पत्र चीन में पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट इसका प्रश्न, चीन के बाद सबसे अधिक समाचार पत्र कहाँ पढ़े जाते हैं? तो उसका उत्तर हमारे यहां यानी कि भारत में। छापेखाने का आविष्कार किसने और कब किया था? तो इसका उत्तर है गुटेनबर्ग ने 1430 में छापेखाने का आविष्कार किया था। 1430 यानी 1430। इस तरह से मीडिया के 20 प्रश्न मैंने आपको बता दिए, समझा दिए। देखिए मेरे साथ चल भी रहे हैं, अब आप उनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उस वीडियो में मैं आपको मीडिया के फिर 20 प्रश्न दूंगी। हम अगली वीडियो में बितान के बाकी 2 लेसन रिवाइज करेंगे, अतीत में दबे पांव और एनी फ्रैंक वाला लेसन यानी कि डायरी के पन्ने, और उसके साथ मीडिया के 20 प्रश्न भी होंगे। वीडियो मेरा कब आएगा, कैसे आपको पता चलेगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कब नया वीडियो आया। थैंक यू।